आज हम समझते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड यूजिंग गॉस लॉ। तो हमें ये एक रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, तो हमें एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा और गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे और पी पॉइंट से हमने गॉसियन सरफेस पास करता हुआ माना। ये गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है, ये गॉसियन सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए, बस ये शर्त है। ये सिलेंडर हो सकता है, ये क्यूबॉइड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिलेंडर लेने में यहां फायदा है। क्या फायदा है वो हम आगे समझेंगे। अभी सबसे पहले हम गॉस लॉ लिखते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है वो लिखते हैं पहले। गॉस लॉ कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होता है, जितना चार्ज उसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक रॉड है जिसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। क्या दे रखी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन लेंथ बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन कर ली, चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब इस रॉड पे छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसका चार्ज लेना है, डिवाइड बाय लेंथ करना है, तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लैम्डा। अब हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। अच्छा, ये प्लेन सरफेस है, तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है, ये सिलेंडर के प्लेन सरफेस है दो। तो प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा डी, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा डी। तो इस तरीके से हमें पहले एरिया वेक्टर मार्क कर लेने हैं। एरिया वेक्टर मार्क करने के बाद बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मार्क करेंगे। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कैसे मार्क करा जाता है। तो यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमारा इधर होगा। ऐसे ही इधर मैं मार्क करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर होगा। वेक्टर लगा सकते हैं आप इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमारा इधर होगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मार्क कर लिया, एरिया वेक्टर मार्क कर लिया। अब हमें गॉस लॉ मालूम है। गॉस लॉ कहता है E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखें, हम E डॉट डी ए के तीन टुकड़े कर लेते हैं। E डॉट डी ए प्लेन सरफेस, मतलब एक ऊपर वाला सरफेस ले लिया। E डॉट डी ए कर्व सरफेस, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस ले लिया हमने। और फिर E डॉट डी ए प्लेन सरफेस। तो हमने क्लोज सरफेस के
तीन टुकड़े कर लिए, एक प्लेन सरफेस है, एक ये वाला प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है। तो हमने इसके तीन टुकड़े कर लिए, ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस, ई डॉट डी ए कर्व सरफेस, ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस। इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस लिया, ई डॉट डी ए कर्व सरफेस लिया, फिर ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस लिया, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखें, ई इधर है और डी इधर है और ये सरफेस प्लेन है। तो प्लेन सरफेस के लिए जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो ई डी ए cos 90 प्लेन सरफेस के लिए। कर्व सरफेस के लिए देखें तो ई इधर है और डी ए भी इधर है, तो इसका एंगल बन रहा है 0, ई डी ए cos 0। फिर दोबारा इस वाले प्लेन सरफेस के लिए भी एंगल जो बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो ई डी ए cos 90 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखते हैं हम कौन सा टर्म हमारा खत्म हो गया। ये वाला टर्म cos 90 के चक्कर में 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये वाला टर्म भी cos 90 के चक्कर में 0 हो गया। तो केवल एक ही टर्म बचा, केवल एक ही टर्म बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई हमारा कांस्टेंट है यहां पर, तो हम ई को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। डी ए कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन, ये कर्व सरफेस वाला टर्म बचा था, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने ये यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हमें ई निकालना है। अब हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो जो है सिलेंडर की लेंथ पे डिपेंड करेगा कि सिलेंडर की लेंथ कितनी है। तो सिलेंडर की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना है हमारा चार्ज इनसाइड। तो हमने पढ़ा था कि लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर हमें चार्ज निकालना है तो हमें करना पड़ेगा लैम्डा डी एल का इंटीग्रेशन। लैम्डा कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन आ गया क्यू लैम्डा, और डीएल का इंटीग्रेशन आ गया एल। तो चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है वो है लैम्डा एल। तो इसके बाद अगर हम आगे देखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो टर्म आया था वो आया है ई डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने ई बाहर रख लिया था, इंटीग्रेशन डी ए बचा कर्व सरफेस का, और क्यू इनसाइड हमने निकाला लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए जो है कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन है। तो कर्व सरफेस तो था सिलेंड्रिकल, तो कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई, एल और एल कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारी वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। तो अब हम देख रहे हैं कि ई जो है आर पे डिपेंड कर रहा है और ई जो है आर के इनवर्स है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं ई और आर का, तो ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक आएगा।